हेलो दोस्तों, आप सबकी पॉपुलर डिमांड थी कि अमित भाई इकोनॉमिक्स का नया बैच कब स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पॉपुलर डिमांड पे दोस्तों 1 अप्रैल से सुबह 10:30 बजे, क्योंकि शाम का जो टाइम है वो पीटी के बैच में फुल हो गया है, तो सुबह 10:30 बजे से जो है इकोनॉमिक्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक्स में टोटल 33 टॉपिक्स पढ़ने हैं और 70 दिनों का ये बैच रहेगा। इसमें हमने जो है चार सेक्शन दिया है सिलेबस को, उसको हमने 8 में डिवाइड किया है। ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे आपका इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, भारतीय कृषि, तो उसमें कृषि ऋण पढ़ना है। कृषि ऋण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह आपको हरित क्रांति क्या है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा, क्यों जरूरत है अब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, साथ ही साथ इंद्रधनुष क्रांति क्या होता है, रेनबो रेवोल्यूशन, इसको जानेंगे। फिर जब इंडिया डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना है तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कृषि को, क्या घाटा हुआ, भूमि सुधार क्या क्या हुआ है, पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, और जो स्कीम्स है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 6 जेपीएससी में पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो हम लोग उसको तो देखेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, साथ ही साथ कृषि का जो विपणन का टॉपिक है मार्केटिंग, उसको भी समझेंगे दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, झारखंड सरकार में क्या चल रहा है, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब आपका टॉपिक हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग उसका क्वेश्चन भी देखेंगे। अब दूसरा जो है इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो आपका उद्योग है तो उसमें क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद जो है 1948 में पॉलिसी आया, 56 में आया, ठीक है, 77 में आया, तो क्या बदलाव हुआ। फिर जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में वो क्या रही, अभी कोविड के समय पे वोकल फॉर लोकल हो गया है, ये क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों जरूरी होता है, क्या क्या बदलाव आया, क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा। फिर आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी में काम करते हैं और सरकार ने 2020 में इसका डेफिनेशन जो है वो चेंज किया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्या चैलेंजेस है, सरकार क्या क्या इसके लिए मतलब कदम उठा रही है। उसके बाद आपका जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसका क्या रोल रहा है, खासकर जब आपका एलपीजी हो गया तब 1991 के बाद जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का क्या रोल रहा है। विनिवेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विनिवेश क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, क्या इसमें बदलाव देखने को मिला, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है। और जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे उस पे दोस्तों आपको जो है मेंस का जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक दिन जैसे टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए कि आज डिसइन्वेस्टमेंट आपको समझाया गया, ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आपको आइडिया दे दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत खुद से भी लगाना है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 60 से 65% चीज जो आपको यहाँ पे समझा देंगे कैसे क्या करना है। अब आपको जो है अपने होमवर्क में 35 से 40% चीजों को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक फाइनेंस में जो है मतलब 5 टॉपिक आ जाता है। पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, लोक राजस्व, सरकार को पैसा कहां से आता है, टैक्स, नॉन टैक्स, उसमें खासकर जो जीएसटी का मुद्दा रहेगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, लोक व्यय, सरकार जो खर्चा करती है, इसमें अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आजकल क्या देख रहे हैं, पहले जो है सरकार का फोकस केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही होता था, लेकिन इधर हाल के साल में जो है सरकार को यह समझ में आ गया है कि जबकि पूंजीगत व्यय ज्यादा नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बात नहीं बनेगी। तो लास्ट ईयर भी हम लोग देखे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ था, इस साल भी इंक्रीज हुआ है, बढ़ के 10 लाख करोड़ हो गया है। तो वो मतलब कभी कभी क्या होता है कि सरकार मतलब ऐसे भी एक्सेस खर्चा करती है, तो उसको रोकने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल की बात भी कही गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आपका राजकोषीय नीति काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपका जो एफआरबीएम एक्ट है सिलेबस में दिया हुआ है, बजट तो साल पूछा ही था 7 to 10 जेपीएससी में। ठीक है, तो ये सबको हम चर्चा करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे जो है ये चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई, तो सिलेबस में दिया हुआ है कि महंगाई क्या होती है,
उसका कारण क्या है, इम्पैक्ट क्या है, क्या राजकोषीय कदम सरकार उठाएगी, और जो आरबीआई है एमपीसी वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या उठाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हाल में तो ये काफी ज्यादा जो है न्यूज में रही है, इस पे क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांसेस है। मतलब हम उन क्वेश्चंस को ज्यादा कवर करेंगे जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है स्टेट पीसीएस का भी ऐसा ही होते जा रहा है, यूपीएससी टाइप से। फिर पब्लिक डेब्ट क्या होता है, सरकार उसको कैसे मैनेज करती है, और लास्ट में जो आपका टॉपिक है राजकोषीय संघवाद। तो ये सब जो है इंटीग्रेटेड टॉपिक है, 7 से 8 दिन लगेगा इसको कवर करने में। साथ ही साथ 15 फाइनेंस कमीशन, राजकोषीय संघवाद मतलब जो आपका फाइनेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट 11 पार्ट 12 के संविधान में दिया हुआ है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है। जो आपका पार्ट 12 है वो डील करता है फिजिकल रिलेशनशिप से, ठीक है। पार्ट 11 तो आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है, तो सेंटर स्टेट के बीच में कैसे जो है ये फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको जानना समझना, उसमें क्या चैलेंजेस है ये जानना समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक सेक्शन जो है झारखंड पे फोकस्ड है, झारखंड की अर्थव्यवस्था को जानना समझना है, उसमें गरीबी का क्या कारण है, भुखमरी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, झारखंड सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में कृषि का क्या महत्व है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्कीम लिया गया है। जैसे कि झारखंड जो है यहाँ बारिश तो अच्छी होती है लेकिन यह पठारी क्षेत्र है, तो जो है इरिगेशन का सुविधा अच्छा नहीं है। फिर मतलब मोर देन 86% किसान जो है वो गरीब है, ठीक है। वो तो गरीब है तो समझ ही सकते हैं क्योंकि पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। फिर जो मिट्टी है वो एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद क्रेडिट का भी समस्या है, और ये सब चीज़ों को हम जानेंगे समझेंगे। और क्या क्या सरकार स्कीम चला रही है, नीलांबर योजना जो है, नीलांबर पीतांबर, उसके बाद जो है 1 लाख दोभा खोले गए हैं, और भी चीज़ें हैं उसको हम जानेंगे समझेंगे। फिर आपका जो है उद्योग जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है, उसमें नई झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी देखेंगे, पुरानी वाली को भी कवर करेंगे। उसके बाद झारखंड में दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो जनजाति वो लगभग 26% है, तो उनके लिए जो जंगल अधिकार अधिनियम है सिलेबस में भी दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, इसमें कितने टाइप के राइट्स मिलते हैं। और इतने साल बीत गए, जैसे 2006 में ही जो है ये कानून लागू हुआ था, अभी भी जो है इसका बेनिफिट उतना क्यों नहीं मिल पाता है। अब झारखंड में इलीगल माइनिंग की वजह से, फिर गाड़ियां बढ़ने की वजह से, मतलब जो पर्यावरण क्षरण है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों है, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है। फिर जो ट्राइबल इश्यूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आपका जनजातीय उपयोजना हो, ट्राइबल सब प्लान, या फिर लैंड एलिनेशन, मतलब आप जानते हैं कि यहाँ विकास के क्रम में जो है चाहे डैम बनना हो, स्टील प्लांट बनना हो, माइनिंग हो, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा विस्थापन हुआ है, तो आखिर ऐसा क्यों है, उसके क्या कारण है, कैसे सोल्यूशन निकलेगा, ये सब चीज़ों को हम कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपको 7 to 8 डेज लगेगा। टोटल हमारा जो कार्यक्रम है ये 70 डेज का है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, प्लस अच्छे से इसको कवर करना है तो समय तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। फिर अब आ जाइए, एक और एवरग्रीन टॉपिक है आपका एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ये आपका ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। इसका जो है 91 में हुआ था, तो 31 साल पूरे भी हुए हैं। तो इसमें क्या क्या जानना है आपको, कॉजेस, कारण क्या। ये जो 1991 में क्राइसिस हुआ है इसको भुगतान संतुलन का क्राइसिस भी कहते हैं, जो कि सिलेबस में दिया है, तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि बताइए भुगतान संतुलन क्राइसिस क्या था, ठीक है। तो वही आपको 1991 का जो वित्तीय संकट आया था उसको समझाना होगा, उसके क्या क्या कारण रहे, उसके बाद क्या क्या सुधार किया गया, मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे जो है इन्फ्लेशन को कैसे ठीक किया जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे ठीक किया जाए, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो है आपका व्यापार में क्या सुधार लाया गया, ठीक है, ट्रेड में क्या सुधार लाया गया, कैपिटल मार्केट में क्या सुधार लाया गया, बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार लाया गया, टैक्स रिफॉर्म क्या क्या हुआ, ठीक है, मतलब उदारीकरण क्या हुआ, निजीकरण क्या हुआ, वैश्वीकरण क्या हुआ, इसको यहाँ पे समझाना होगा। और उसके बाद उसका असर क्या क्या हुआ, तो हम देख ही रहे हैं कि 31 साल हो गए, गरीबी मान के चले गए 50% के आसपास था, वो घट के 25% हो गई है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, मतलब कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी मतलब पॉजिटिव आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आए हैं और जो है काफ़ी किफ़ायती हुई हैं। भारत जो है आज विश्व स्तर पे 5वें नंबर पे आ गया अर्थव्यवस्था के टर्म पे, लगभग $3.3 मतलब आपका $3.5 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हो गया है। विदेशी मुद्रा में नंबर 4 पे है, और सब चीज़ों में काफ़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। जहां निगेटिविटी की बात है, असमानता काफ़ी बढ़ी है, और मतलब ये ग्रोथ तो हुआ लेकिन जॉबलेस ग्रोथ जो है एक अलग समस्या है। फिर आपका माइग्रेशन बढ़ा है, जो गांव और शहर के बीच में दूरी है वो बढ़ी है।
फिर आपका जैसे क्या हुआ कि 1991 के बाद सरकार जो है एजुकेशन आपका जो है हेल्थ में पीछे हट गया, उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। फिर जो है वैश्विकीकरण के चलते ही ऐसा है कि चाइना में एक प्रॉब्लम राइज हो रहा है कोविड का, वो इंडिया में भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखा जाएगा और ये 7 to 10 जेपीएससी में आया भी है। इसके बावजूद भी दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा भी गया उसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO, इसका क्या रोल है, ठीक है। और मतलब कोविड के टाइम पे जैसे होता है ना कि इनके रोल पे सवाल उठता है, तो पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है उनका क्या रोल है और कोविड में कैसे इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो कवर करने में भी हमको जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लग जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से 70 डेज का टारगेट रखा गया यारों। फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो कि LPG में हुआ उसको देखेंगे, खासकर अलग से हम क्या देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो 2 बार हुआ 1991 1998 में, M नरसिम्हम 1, M नरसिम्हम 2, और बाद में भी जो है डिजिटल बैंकिंग हुआ या आपका जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलना हुआ। मतलब स्टार्टिंग हुआ 1991 और 1998 में और फिर बाद में भी चला। अभी जो बैंकों का कंसोलिडेशन हो रहा है वो भी इसके अंदर में ही आएगा। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना है 2021 में, तो ये सारी चीज़ों को जो है कवर करना पड़ेगा। फिर PJ नायक कमेटी भी बनी। फिर RBI नाबार्ड को जो है एक दिन RBI पे एक दिन नाबार्ड पे देना पड़ेगा। फिर मौद्रिक नीति को अलग से कवर करना पड़ेगा, तो RBI और मॉनेटरी पॉलिसी एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद ग्रामीण विकास का जो जिम्मा है वो नाबार्ड को सौंपा गया, नाबार्ड के क्या फंक्शन है और क्या क्या किया है। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया। मतलब इसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 1 हफ्ता इस टॉपिक पे भी देंगे यारों, ठीक है। फिर आपका जो है इधर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, जैसे आपका PM पोषण हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, मनरेगा हो गया, आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, PM कौशल विकास योजना हो गया। और 2021 में भारत सरकार पहली बार अपना बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की है, तो उसको भी हम लोग को बतलाना पड़ेगा यारों, ठीक है, कि वो चीज़ क्या है। उसके बाद गरीबी का उन्मूलन के लिए इतने सारे कार्यक्रम चले हैं, वो क्या क्या है, क्यों नहीं सफल हुए, कैसे, और जो है जैसे कि एक प्रॉब्लम तो देखते हैं कि स्कीम्स तो बहुत सारी है लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक कैपिटलिज्म है। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अटेंटिव नहीं है, गुड गवर्नेंस की समस्या है ना। इस वजह से स्कीम्स होने के बावजूद भी जो है उतना सुधार नहीं हो पा रहा है। हालांकि फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट है। UNDP ने क्या कहा है, UNDP ने कहा है कि 15 सालों में जो है, ठीक है, यानी कि 2000 आपका 5-6 से लेके 2019-21 तक जो है, ठीक है, आपको इन 15 सालों में जो है भारत ने लगभग 45 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो ऐसे डेटा जो है हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। उसके बाद आपका सतत विकास पे क्वेश्चन तो आया ही है, फिर भी हम लोग को देखना है और सतत विकास लक्ष्य को अच्छे से समझना है। ग्रीन GDP क्या होता है उसको भी जानना है और भारत सरकार जो है क्या क्या कदम उठा रही है। साथ ही साथ दोस्तों हमको थोड़ा इंटरलिंकिंग भी करना है। तो जानिए कि जो हमारे DPSP में दिया गया है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वही सब चीज आपको जो है सतत विकास में भी है कि गरीबी को दूर करना है, भूखमरी को कम करना है, जेंडर इक्विटी को बढ़ाना है, साक्षरता को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें जो कि हमारे DPSP में है वो यहाँ भी है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं। मतलब अगर पॉलिटी में DPSP पूछेगा तो वहाँ पे SDG को दिखा सकते हैं और यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य पूछेगा या सतत विकास पूछेगा तो वहाँ पे DPSP को दिखा देना है। फिर आपका जनांकी लाभ जो है, मतलब 15 से 64 साल का जो एक्टिव पॉपुलेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, चुनौतियाँ क्या है। अब यूथ पॉपुलेशन तो है, इतना ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसके पास स्किल की कमी है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो कहाँ से वो जो है पॉजिटिव जो है इंडिया को बनाएगा। आप जानते हैं कि भारत अब तुरंत ही जो है चाइना को ओवरकम करके नंबर 1 हो जाएगा पॉपुलेशन में, ठीक है। लेकिन क्या हम अपना जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, 15 से 64 साल जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्या इसका हम प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, तो इस सबको जो है दोस्तों हम कवर करेंगे और सब पे जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा। और लास्ट में जो है आपका पंचवर्षीय योजना पूछा ही गया था, स्पेशल फोकस 11th और 12th पे देना है क्योंकि यहाँ पे समावेशी विकास का बात किया गया है। और 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग पूछा, मतलब नीति आयोग आ गया है।
तो भले ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि 2015 से जो है नीति आयोग एक्टिव हो गया है और ये काम कर रहा है, अलग अलग इंडेक्स पब्लिश करता है, यह थिंक टैंक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कि जब मतलब आपका सेंट्रलाइज प्लानिंग फेल हो गया, मतलब फेल होने लगा, तो सरकार जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, हालांकि इसमें भी कुछ कमी रही, तो इसको भी हम लोग को दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग को भी समझना है कि क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ना, हर पहलू को हम लोग कवर करेंगे। फिर आपका वित्तीय समावेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसका तो जबरदस्त रोल रहा है दोस्तों, और इसको कामयाब बनाने में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। तो ये हम दोनों को समझेंगे कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, कैसे जो है इंडिया का ये इंप्रूवमेंट आया है, इसमें डिजिटल इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, और खासकर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पहले क्या था, लोग के पास अकाउंट ही नहीं था, तो क्या होता था कि उनको सीधे जो है बेनिफिट का पैसा नहीं पहुंचता था और बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। लेकिन अब काफ़ी सुधार हुआ है, और ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना प्लस आधार कार्ड प्लस मोबाइल, जो जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है, इससे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में कहना है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया जो है बचा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि मनरेगा में मान लीजिए कि काम दिया जा रहा है और मुखिया को हेड बनाया गया कि आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन मुखिया जो है पैसा दबा ले रहा है। अब क्या होता है, सीधे जो है जो भी उसमें काम कर रहे हैं बेनिफिशियरी का है, अकाउंट में सीधे पैसा चल जाता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन कम हुआ है, गुड गवर्नेंस बढ़ा है। तो इस पे भी हम लोग एक क्लास लगाएंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसके जो 9 पिलर्स हैं वो क्या है, और कैसे मतलब जो आपका मतलब कैसे इंडिया जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट 20% 20 से 25% जो जीडीपी है वो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि जो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और लास्ट में अगर जलवायु परिवर्तन का बात नहीं किए, क्लाइमेट चेंज का, कोविड का बात नहीं किए, तो फिर आंसर अधूरा रह जाएगा यारो। तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या क्या कदम उठा रहा है, कोप 26 में नया आईएनडीसी टारगेट क्या है। जैसे अभी जनवरी 2023 का अगर हम बात करें तो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया है। फिर आपका जो है न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इसके पहले लाया गया है। उसके बाद सोलर मिशन चल रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस चल रहा है। तो भारत सरकार काफ़ी कदम उठा रही है। दिसंबर 2022 में इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2031 तक हम लोग 20 नया न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे और 15,000 मेगावाट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पे भी एक दिन क्लास लिया जाएगा ताकि आपको डायमेंशन समझ में आए दोस्तों, और आप टॉपिक को इंटरलिंक कर सके। तो ये दोस्तों हम लोग का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है इसको इन 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और कल जो है डेमो क्लास रखा गया है, ठीक है। कल रात को 8 बजे डेमो क्लास रखा गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 पे मैसेज करें, ठीक है। और बाकी की जानकारी आपको वहां पे दी जाएगी। ऐसे आपको बता दें कि जैसे हमने आपको यहाँ पे कवर कराया है उस हिसाब से जो है आपको टॉपिक्स को समझाया जाएगा, उसमें क्या क्या लिखना है बताया जाएगा, और 60 से 65% काम हम यहाँ पे कर देंगे क्लास में, ठीक है। आपको 1.5 से 2 घंटे क्लास डेली होगा संडे को छोड़ के, और आपको जो है टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद ये आपका काम है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका झारखंड इकोनॉमी हो गया, इधर आपका उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO हो गया। उसके बाद इधर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, RBI, नाबार्ड, मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, क्या क्या स्कीम चल रहा है, सतत विकास लक्ष्य, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और फिर लास्ट का टॉपिक सब ये है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दोस्तों वो लोग मुझे व्हाट्सअप करें 9102983362। कल जो है डेमो क्लास रखा गया है रात को 8 बजे, जहां पे बाकी डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। ये 70 दिन का बैच रहेगा दोस्तों, और जो फीस है वो 1500 रुपये रखी गई है, जिसको आप 3 बार भी करके दे सकते हैं। 500 करके दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा और 24 क्वेश्चन, ठीक है, 24 क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों। टोटल 24 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्लासेस जो है गूगल मीट पे चलेंगी। टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि शाम का टाइम जो है वो
पीटी के लिए रिजर्व हो चुका है, तो टाइम सुबह का ही बच रहा है। तो 10:30 बजे से लेके जो है सुबह 10:30 बजे से जो है आपका क्लास चलेगी। बाकी जो डेमो क्लास है वो कल शाम को यानी कि संडे को 8 बजे रात को रखा गया। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग व्हाट्सएप कीजिए और बाकी डिटेल्स वहां पे आपको दी जाएंगी।